हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस हार्डकोर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें आपके लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से डर लगता है और खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके वीडियो है, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके प्रश्न जो है वो एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, पहले 10 लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, फिर उनके बाद 5 हम लोग दीर्घ उत्तरीय को प्रश्न करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार की जो प्रश्न है अक्सर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और जैसे आप लोग वायरल प्रश्न सुने होंगे, ये वही वायरल प्रश्न है जो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो आप एक एक प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके एग्जाम में जो है यही सब प्रश्न आता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो 100%, क्योंकि ज्यादा टाइम तो रहा नहीं, तो अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो एग्जाम में आप 100% कुछ ना कुछ वहां पर जरूर लिख देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को बनाएंगे, फिर उनके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बनाएंगे। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, एक दलीय प्रभुत्व के दौर का अर्थ बताइए। यानी कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर का मतलब क्या होता है, आपको सिंपली वो बताना है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग का भारत जो है वो कब आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। आपको थोड़ा सा समझा समझा के बताएंगे, इससे क्या होगा कि आपको जो है क्वेश्चन वो यही याद हो जाएगा, आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आसानी से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर किसको कहते हैं, तो कांग्रेस का दौर को हम लोग एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे भारत कब आजाद हुआ, 1947 में, और इनके बाद 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। ठीक है, और 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुआ, उनके बाद कांग्रेस पार्टी जीती। फिर 1952 में, 1957 में और 1962 में लगातार 3 बार जो है कांग्रेस पार्टी जीता। समझ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। बस आप उसका आंसर आप यहां देख लीजिए। देखिए, आजादी के बाद केवल, ध्यान से आप लोग यहां पर सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और प्लीज इधर उधर का चैटिंग नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए आपके माँ बाप आपके भरोसे है, आपके पूरे परिवार आपके भरोसे है, वो सोच रहा होगा कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इधर उधर का चैटिंग करेंगे तो डियर, ये आप अपने आप को सबसे बड़ा धोखा आप दे रहे हो। ठीक है, चलिए, तो आपको पूछा एक दलीय प्रभुत्व का दौर के बारे में। देखिए, स्वतंत्रता के बाद यानी कि आजादी के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है ना। 1952 के पहले, 1957 के दूसरे और 1962 के तीसरे आम चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला उनको। जैसे मैंने आपको कहा कि लगातार वो 3 आम चुनाव में उनको बहुत ज्यादा भारी मतों से विजय मिली थी, तो उनका प्रभुत्व रहा। ठीक है, इस वक्त अन्य राजनीतिक पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस को हराकर सत्ता में नहीं आ सकती थी। यानी कि उस वक्त में कांग्रेस पार्टी के सामने कोई भी पार्टी का नहीं चलता था। कांग्रेस पार्टी के सामने में सारा पार्टी जो है वो फीकी पर रहता था, यानी कि उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी, उनके पास बिल्कुल भी वोट जो है वो नहीं था। ठीक है, कांग्रेस सरकार में और कमजोर थी कि वे कांग्रेस को हराकर सत्ता में नहीं आ सकती थी। इस दौर को एक दलीय प्रभुत्व का दौर की संज्ञा दी गई, और इसी दौर को कहा गया एक दलीय प्रभुत्व के दौर की संज्ञा। ठीक है, तो सिंपली आपको बोल देना है कि 52 के चुनाव में, 57 के चुनाव में, 62 के चुनाव में कांग्रेस का जीत हुई थी, बार बार जीत हो रही थी, प्रचंड जीत हो रही थी, और बाकी जितनी भी पार्टी है उनकी हार हो रही थी, है ना, यानी कि वो नहीं जीत पा रही थी। तो इसी को कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता के प्रमुख कारणों को लिखें। सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता के प्रमुख कारण क्या क्या है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में 1956 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। कब से, 1956 के बाद। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित अनेक उद्यमों ने निजी क्षेत्र के उद्यमों में प्रतियोगिता की, परंतु वे सब धीरे धीरे असफल होते चले गए। इसके पीछे विशेष तौर पर निम्न कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण, ऐसे उद्यमों की स्थापना राजनेताओं के आग्रहों के अनुसार की। इन उद्यमों में जरूरत से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। ये आपका उद्योग होगा। 1 सेकंड, क्वेश्चन देखिए आपका थोड़ा सा अलग है। पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो हो गया फेल, यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि जैसे लोग, सरकारी वाला जो चीज है वो फेल होने लगा, तो वो क्यों होने लगा, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ 1956 के बाद, लेकिन फिर कुछ देर के बाद निजी क्षेत्रों का विकास जो है ज्यादा होने लगा। इससे क्या हो गया कि जो सरकारी क्षेत्र है वो गिरने लगा। तो इनके पीछे कई कारण है। जैसे सरकारी जो भी सार्वजनिक जो भी क्षेत्र था, उनकी स्थापना राजनेताओं के द्वारा किया गया था, उनके अनुसार किया गया था, और राजनेता तो आप जानते ही हैं सिर्फ लूटने के लिए काम करता है। ठीक है, और इस उद्यमों में यानी कि इस सार्वजनिक क्षेत्रों में जरूरत से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया।
इनके बने माल की कीमतें बहुत ज्यादा ऊंची थी और उद्योगों के प्रबंधकों द्वारा असत्य आंकड़े बनाकर अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया जाना, यानी कि वो मान लेते हैं उपजाता था कुछ और आंकड़ा जो है कुछ और दिखाता था, है ना। यानी कि गरीबी है अगर मान लेते हैं 10%, तो वो बोलेगा नहीं अमीरी 10% है, गरीबी नहीं है, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, शिमला समझौता क्या था, इन पर किन दो राजनेताओं ने अपना हस्ताक्षर किया। तो देखिए शिमला समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, ठीक है। एक भारत की जो है प्रधानमंत्री उस वक्त में 1972 में कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और उधर से शायद जुल्फिकार अली भुट्टो था। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला में 1972 में, कहां पर, शिमला में 1972 में एक संधि हुई जिनका नाम पड़ा शिमला समझौता, क्योंकि ये संधि जो है वो शिमला में हुई थी इसीलिए, ठीक है। शिमला में हुई इस संधि को ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने आपसी समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाएंगे, ठीक है। आपको कभी भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे तो आपको कम से कम 3 से 4 लाइन लिखना ही होगा। अब ये नहीं कि सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था शिमला समझौता क्या है, अरे शिमला समझौता तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है और कब हुआ, तो कौन नेता किया, बस लिख दो। 2 लाइन में आंसर नहीं देना है, आपको कम से कम 3-4 लाइन लिखना ही है, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आपको आंसर देना है, तभी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव में सब कोई आपको हरा देगा, लेकिन सब्जेक्टिव में वही हरा पाएगा जो तैयारी अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपके दोस्त लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए, वो भी मेहनत करेगा, तैयारी करेगा और अच्छे अच्छे सबको मार्क्स लाएंगे, तभी तो हम लोगों का देश का विकास होगा, आप लोगों का राज्य का विकास होगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सारे दोस्तों को शेयर करके क्लास को ज्वाइन होने बोलिए। चलिए, तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उनके बाद शिमला समझौता 1972 में हुआ, इसीलिए इनका नाम शिमला समझौता पड़ा, क्योंकि यह संधि शिमला समझौता में हुआ। इसके तहत क्या प्रावधान दिया गया कि दोनों देश जो है वो अपने आपसी समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाएंगे, ठीक है। यानी कि कभी भी डायरेक्ट युद्ध में नहीं उतरेगा, पहले जो भी अगर समस्या होगा उनको पहले आपस में सुलझाएगा। इस समझौते पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की ओर से उनके समकक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना। हमने कहा ना कि जुल्फिकार अली भुट्टो आया था पाकिस्तान से और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इधर से, इन दोनों के बीच जो है इनको लेकर के यानी कि शिमला समझौता को लेकर के हस्ताक्षर हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है। पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखते हैं पोषणीय विकास क्या होता है। देखिए अब विकास की जगह पोषणीय विकास की अवधारणा आ गई है। इससे आशय अंधाधुंध विकास नहीं किए जाने से है, यानी कि अब विकास की जगह जो है पोषणीय विकास की अवधारणा आ गई है। इससे क्या मतलब है कि अंधाधुंध विकास अब नहीं किए जाना है। यह भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास संबंधी कार्यक्रम बनाने व लागू करने पर बल देता है। यानी कि अंधाधुंध विकास नहीं हो, जैसे मान लेते तुम गेहूं उपजाते हो तो गेहूं अब इतना मत उपजाओ कि वो फिर बर्बाद हो जाए, यानी कि तुमको काम ऐसे करना है ताकि वो फ्यूचर के लिए अच्छा रहे, समझ गए। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं जनसंख्या कंट्रोल ये बोलते हैं, तो इसका मतलब सरकार का नियम क्या है कि अरे जनसंख्या कंट्रोल इसलिए करने बोल रहे हैं कि आगे फ्यूचर को देख करके, फ्यूचर में क्या होगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग फ्यूचर को देख करके चलो भाई जनसंख्या बढ़ेगा इस तरीके से तो पूरी दुनिया में कहाँ जाएगा लोग, कहाँ रहेगा, कैसे खाएगा, कहाँ खेती करेगा, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करो ताकि फ्यूचर सही रहे, है ना। तो वही चीज है, ये पोषणीय विकास का सिंपली वही अवधारणा है कि कोई भी काम करो तो फ्यूचर को देख के करो, भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास संबंधी कार्यक्रम प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, लागू करने पर बल देता है। इसके तहत इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं आज का विकास भविष्य के विनाश का कारण ना बने, है ना। और इसके तहत यानी कि ये जो आपका विकास है पोषणीय विकास है, इसके तहत ऐसा दिमाग में हमेशा ख्याल में रखा जाता है कि तुम ऐसा काम करो कि वो भविष्य के लिए विनाश ना बने, ठीक है। यह एक मुखी विकास की बात ना करते हुए सर्वांगीण विकास पर बल देता है, यानी कि एक मुखी बात पर ध्यान नहीं देता है, सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। पोषणीय विकास मतलब सिंपली आपको समझना है कि फ्यूचर को देख के, भविष्य को देख करके कोई भी काम करना, भविष्य ऐसा काम नहीं करना जिससे कि भविष्य जो है खराब हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को भी इस तरह मेहनत करना है कि आपका भविष्य बने, क्योंकि ये बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। आप बार बार 12th का एग्जाम नहीं देंगे जिंदगी में, है ना। आपको बार बार 12th का एग्जाम थोड़ी देना है, तो आप इतना तैयारी कीजिए कि पहली बार में ही अच्छा आ जाए, पहली बार सबसे अच्छा आ जाए, है ना। इस प्रकार की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं। 7667532320 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके
क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस प्रकार का सब्जेक्टिव पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, जो क्वेश्चन बैंक जो महाभारतन क्लास चलाते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का, सभी तरह का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा सिर्फ 249 रुपए में, सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, ऑफर में है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ले लीजिए, ठीक है। ये आपका देखिए नंबर है, ठीक है। और जो पेमेंट पहले कर दे उनको नहीं करना है दोबारा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है, सरकार के आरक्षण की नीति को नियोजित ठहराएं, यानी कि आपको सिंपली जस्टिफाई करना है सरकार की जो आरक्षण की नीति है उसी को, ठीक है। देखते हैं क्या है सरकार की आरक्षण की नीति। देखिए, संविधान के अनुसार कानून की नजर में सब समान है, संविधान के अनुसार कानून की नजर में सब समान है ना। सब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो जो भी जाति है, वो छोटा जाति, बड़ा जाति, सब संविधान के अनुसार समान है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या फिर नस्ल के आधार पर या फिर लिंग, जैसे तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, या फिर तुम तीसरा जेंडर हो, है ना, जिसको हम लोग गे बोलते हैं, या फिर जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी चीज के आधार पर आप नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। लोक सेवा सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुली है, अतः धर्म, नस्ल, जाति, रक्त, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन महिलाओं व बच्चों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े के हित को बढ़ावा देने के लिए भेदभाव की नीति अपनाई जा सकती है। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु तर्क संगत है। सिंपली कहने का मतलब यहाँ पर यही है आरक्षण के बारे में कि देखिए, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को भी कुछ नहीं कह सकते हैं, चाहे उनका जगह क्या है, उनका नाम क्या है, उनका कलर कैसा है, इन सभी चीजों के आधार पर आप किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन पिछड़े जाति को देख करके और अन्य पिछड़े जाति को देख करके सिर्फ उनके लिए जो है इस आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यही है सरकार के आरक्षण की नीति, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण बोलते हैं, प्लीज उनको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, बताइए। द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। सिंपली आपको बताना है कि जब पहले आप देखिए, आंसर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यह कहना है कि द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो अप्रासंगिक हो गया, ठीक नहीं है। इसका ध्येय विश्व में शांति, यानी कि जो इसका स्थापना किया गया था गुटनिरपेक्ष का, है ना, तो इसका सिद्धांत उद्देश्य क्या था कि पूरी दुनिया में शांति हो, सुरक्षा व सहयोग को सुनिश्चित करना तथा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, यही सभी जो है गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य था। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी रहेगी, यानी कि जब तक पूरी दुनिया में शांति नहीं होती, सुरक्षा व सहयोग, इस तरह यानी जो भी इसका उद्देश्य था वो अगर नहीं होता तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये कभी भी बंद नहीं होता, है ना, यानी कि प्रासंगिकता बनी रहेगी। इस आंदोलन के माध्यम से तीसरी दुनिया के देश अपने को बड़ी पूंजीवादी शक्तियों के दबाव से बचा सकते हैं तथा अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकते हैं, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर द्विध्रुव विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा भूमिका रहा था। इसी की वजह से कहीं ना कहीं शीत युद्ध भी जो है खत्म हुआ और जो देश दोनों तरफ नहीं जाना चाहते थे तो गुटनिरपेक्ष तरफ आ जाता था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ग्लासनोस्ट व पेस्ट्रियोका का अर्थ बताइए। आप लोग प्लीज चैटिंग नहीं कीजिए, आप लोग चैटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, पता नहीं क्या बात है। ध्यान से सिर्फ बात को सुनिए, मोबाइल को सामने में रख दीजिए, बात को सिर्फ सुनिए, ठीक है। याद हो जाएगा, सुनेंगे तो याद हो जाएगा, हर हाल में याद होगा। चलिए, ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है बताइए। पेरिस्ट्रोइका या फिर ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचेव का नेतृत्व स्थापित हुआ। कब? मार्च 1985 में। कहां पर? सोवियत संघ में। किनका नेतृत्व स्थापित हुआ था? गोर्बाचोव का। उनका नाम क्या था? गोर्बाचोव। ये राष्ट्रपति बने थे 1985 में सोवियत संघ का। उन्होंने सत्ता में आने के बाद अपना नया प्रस्तुत किया, उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की, यानी कि अपना एक नया कानून प्रस्तुत किया, एक कानून होगा, ठीक है। उन्होंने लोगों की आजादी बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नव निर्माण किया, यानी कि दोबारा नया अर्थव्यवस्था बनाया। ग्लासनोस्ट का अर्थ है समाज को खोलो। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है? ग्लासनोस्ट इसका मतलब होता है समाज को खोलो। सिंपली कहने का मतलब है जो सही है उस चीज को बोलो, सभी तरीके के जो अत्याचार हम लोग करते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सारी चीजों को खत्म करो, ठीक है। और पेरिस्ट्रोइका का अर्थ है आर्थिक नव निर्माण करो, ठीक है। ध्यान में समझ में आ गया। तो ग्लासनोस्ट का मतलब है समाज को खोलो और यहाँ पर पेरिस्ट्रोइका इसका मतलब है आर्थिक नव निर्माण करो।
गोर्बाचेव की दृष्टि में गिरते हुए समाजवादी राज्य को बचाने का यही दो महत्वपूर्ण सूत्र है ना। यानी कि जो गोर्बाचेव राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, जो कि 1985 में बने थे, उनका कहना था कि यही दोनों जो शब्द है, एक आपका ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, यही दोनों जो है समाजवादी को बचा सकता है, समाजवादी राज्य को बचाने का काम यही दोनों महत्वपूर्ण सूत्र करता है। एक है ग्लासनोस्ट जिसका मतलब होता है समाज को खोलो, और एक है पेरिस्ट्रोइका जिनका मतलब होता है आर्थिक नवनिर्माण करो। इसी दोनों से समाजवादी को बचाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, दो ध्रुवीयता के बीच बहुध्रुवीयता का क्या तात्पर्य है? दो ध्रुवीयता के बीच बहुध्रुवीयता का क्या मतलब है? देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले दो ध्रुवीय का मतलब तो आपको समझ में आ गया ना, दो ध्रुवीयता यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इन्हीं को हम लोग दो ध्रुवीयता बोलते हैं। तो इनके बीच जो बहुध्रुवीयता है, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीपोलैरिटी बिटवीन बायोपोलैरिटी? देखते हैं आंसर, समझ में आ जाएगा। देखिए, शीत युद्ध के दौरान दुनिया जो है वो दो परस्पर विरोधी शिविरों में बटी हुई थी। आप सबको पता है, जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से लेकर 1991 के बीच जब चल रहा था, तो उसमें जो है पूरी दुनिया वो दो खेमों में बटी हुई थी, है ना। दोनों ही महाशक्तियों की यह अवधारणा थी कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है। यानी कि दोनों देश का यह कहना था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मतलब मेरा खिलाफ हो, और उधर अमेरिका भी बोलता था तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरा खिलाफ हो। तो दोनों ऐसे ही बोलता था। तो इसका मतलब दुनिया के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन था, या तो अमेरिका या तो सोवियत संघ। लेकिन भारत वगैरह मिल करके एक अलग तीसरा बनाया था, जो कि था गुटनिरपेक्ष, है ना। बार बार हम जितना बार बोलते हैं इसी से आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमारे साथ नहीं, यानी कि अवधारणा क्या था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो इसका मतलब हो तुम मेरे खिलाफ हो। ठीक है, लेकिन गौर से देखने पर यह पता चलता है कि सत्ता के कुछ अन्य केंद्र भी उभर रहे थे, जैसे कि गुटनिरपेक्ष देशों ने अपना अलग केंद्र बनाया, है ना। अभी हमने कहा कि उधर भी नहीं उधर भी नहीं, इसको देख करके भी, ये सारा चीज सोचने के बाद भी गुटनिरपेक्ष देशों ने अपना अलग केंद्र बनाया, जिसका आयाम लगातार बढ़ता चला गया। चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाकर एक नया केंद्र खोला। यूरोपीय संघ एवं आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी तरह के केंद्र बनाए। इसे ही द्विध्रुवीयता के बीच बहुध्रुवीयता कहते हैं। समझ में आ गया? तो दो ध्रुवीयता, यानी कि एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। लेकिन पहले वो लोग क्या बोलता था, तुम मेरे पास नहीं आओगे तो तुम मेरा खिलाफ हो। लेकिन फिर भी भारत जैसे महान देश गुटनिरपेक्ष का शुरुआत किया। चीन वगैरह, यूरोपीय संघ और आसियान जैसे क्षेत्रों का एक नया ये हुआ। तो आसियान खुला, यूरोपीय संघ खुला, ठीक है। उनके बाद चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाकर एक नया केंद्र खोला। तो कितना केंद्र हो गया? 3 केंद्र हो गया। तो दो ध्रुवीयता, यानी कि सोवियत संघ के बीच और अमेरिका के बीच भी कई ध्रुवीयता आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुध्रुवीयता। आपको समझ में आ गया ना? बहुध्रुवीयता का मतलब यानी कि उनके बीच भी कई ध्रुवीयता खुल गया। जैसे हमने आपको नाम एक एक करके नाम भी बताया कि एक खुल गया यूरोपीय संघ, एक हो गया आसियान, एक हो गया गुटनिरपेक्ष, है ना। तो अब कई देशों के पास कई ऑप्शन हो गया। अब हम नहीं जाएंगे अमेरिका के पास, नहीं जाएंगे सोवियत संघ के पास। ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए, यही मैं चाहता हूं। चाहे वीडियो थोड़ा सा बड़ी छोटी बन जाए, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। जितना भी वीवीआई लगाते हैं ये सभी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व बैंक की प्रमुख कार्यों का वर्णन करें, यानी कि विश्व बैंक का क्या क्या कार्य होता है, प्रमुख कार्य के बारे में आपको बताना है, वर्णन करना है। देखते हैं। देखिए, विश्व बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यानी कि विश्व बैंक जो है वो एक कहता है कि हम जो है विकासशील देशों के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या क्या करता है, तो ये जो है आपको जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, पर्यावरण सुरक्षा हो गया, या फिर कोई भी सड़क, बिजली वगैरह हो गया, इन सभी चीजों पर जो है ये मदद करता है, अनुदान देता है, फिर लोन देता है ना। तो विश्व बैंक की गतिविधियां जो है वो प्रमुख रूप से विकासशील देश, जैसे कि भारत विकासशील देश है, तो इन देशों से संबंधित है। ठीक है, यह बैंक मानवीय विकास जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा जैसे कि सड़क हो गया, शहरी विकास हो गया, बिजली हो गया, ठीक है, कृषि, खेती बाड़ी सब हो गया, शिक्षा, एजुकेशन वगैरह हो गया, मेडिकल वगैरह हो गया, और सुशासन के लिए जो है ये काम करता है। कौन? विश्व बैंक। अपने सदस्य देशों को आसान ऋण, यानी कि जो भी उनके सदस्य हैं विश्व बैंक के, तो उनको आसानी से उनको लोन प्रदान करता है। ऋण मतलब लोन प्रदान करता है, और अनुदान भी देता है। ठीक है, और अत्यधिक गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं करने पड़ते हैं। और अगर कोई देश बहुत ज्यादा गरीब होता है तो उनको अगर कोई लोन दे दिया, और लेकिन ये देश बहुत गरीब है, तो इनको वापस लोन अदा नहीं करना पड़ता है। तो ये कौन देता है फैसिलिटी? विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक के बारे में समझ में आ गया। चलिए, अब अगला है परमाणु प्रसार संधि। अब आपको फटाफट बताना है परमाणु प्रसार संधि जो है वो क्या है। ठीक है, देखिए समझते हैं हम लोग। परमाणु प्रसार संधि में सिंपल यही था कि कोई भी हथियार वगैरह का यूज नहीं करेगा परमाणु पर, क्योंकि उसमें पहले देख लीजिए आंसर, उनके बाद फिर बोलते हैं। देखिए, 1970 में हुई परमाणु प्रसार संधि के मुख्य प्रावधान थे। यानी कि परमाणु प्रसार संधि जो हुआ था तो इसमें मुख्य प्रावधान था। ठीक है, देखिए, पांचों बड़े देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन, इन सभी देशों के पास क्या है? वीटो पावर है।
और वीटो पावर जिनके पास है वो परमाणु बना सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। तो पांचों बड़े देश आपस में परमाणु ऊर्जा व प्रौद्योगिकी का लेन देन कर सकते हैं, किंतु वे किसी अन्य राष्ट्र को उसका हस्तांतरण नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो 1970 में जो परमाणु अप्रसार संधि बनाया गया था, तो इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो जिसके पास वीटो पावर है, यानी कि 5 देश ही परमाणु का प्रयोग कर सकता है, बना सकता है, इनके अलावा और कोई भी देश नहीं बना सकता है। भारत पर एक तरीके से पूरी तरीके से रोक लगा दिया था, लेकिन तब भी हम लोग इसका खिलाफ करके 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, इनका खिलाफ करके 1974 में पहला परमाणु परीक्षण तब भी किए थे, है ना। चलिए, हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई अन्य राष्ट्र इन बड़े देशों से परमाणु ऊर्जा या तकनीकी ज्ञान प्राप्त करता है तो वह केवल शांतिपूर्ण या रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सकता है, परंतु इसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण करेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई देश फिर भी इन देशों से, यानी कि ये 5 देशों से अगर परमाणु बम लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन इनका जांच कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, यानी कि ये जांच करेगा कि तुम क्यों लेना चाहते हो, तुमको क्या जरूरत है ना। इस तरीके से वो सवाल करेगा। तो यही था आपका परमाणु अप्रसार संधि, और इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि कोई भी इन देशों के अलावा कोई भी परमाणु का प्रयोग नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, लेन देन भी नहीं कर सकता है, और अगर कोई बड़का देश से लेगा भी तो उनका जांच कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब आपका जो ये 5 क्वेश्चन है वो दीर्घ प्रश्न है। दीर्घ प्रश्न आपका 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, एग्जाम में जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको सबसे पहले एग्जाम में आपको दीर्घ प्रश्न बनाना है, उनके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है। ठीक है, पीडीएफ के लिए लेना चाहते हैं तो हमको कई बार बता चुके हैं कि पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उनके बाद आपको जो 2009 से 2022 तक क्वेश्चन बैंक कराए हैं, जितना भी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सभी सब्जेक्ट का आपको जो है मिल जाएगा। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, सिर्फ 249 रुपए में। जितना जल्दी हो सके आप लोग ले लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है एग्जाम का। ठीक है, चलिए, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत व कार्यक्रम पर प्रकाश डाले, है ना। प्रमुख सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का आपको प्रमुख सिद्धांत बताना है, और उनका जो कार्यक्रम है उनका, उन पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, देखते हैं एक एक करके सभी का आंसर। देखिए, तो पहला प्रश्न था आपका, भारतीय जनता पार्टी पर आपको उनके प्रमुख सिद्धांत के बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत एवं कार्यक्रम निम्न है। सबसे पहला, हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करना, जिसका अर्थ है भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को प्रबलित करना, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उन पर समर्थन करता है ना। तो इनका ये क्या है? प्रमुख सिद्धांत है, और कार्यक्रम भी है, भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को प्रबलित भी करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता पर बल देना, ठीक, और सर्वधर्म समभाव के सूत्र को प्रचारित करना, किंतु किसी संप्रदाय जैसे कि मुस्लिम व ईसाई के प्रति तुष्टीकरण ना किया जाना। समझ गए? तो ये धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है, सभी धर्म के स्वभाव के सूत्रों को प्रचारित भी करता है, किंतु संप्रदाय जैसे कि मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, इनके प्रति ये तुष्टीकरण ना किया जाना। ठीक है, यथास्थिति का समर्थन करना, निजी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना, सुरक्षा, स्वदेशी व सामाजिक समरसता पर बल देना। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में सभी को सत्ता, सम्मान व समृद्धि के लाभ उपलब्ध कराना, राजनीति को मूल्य भारित बनाना, ये सभी जो है इनके क्या है? सिद्धांत है, इनके कार्यक्रम निम्न है। ठीक है, फिर आगे है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में शांति व सुरक्षा की नीति का आचरण करना, यानी कि पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में शांति व सुरक्षा की नीति का जो भी है आचरण करना, किंतु अपने शत्रुओं जैसे कि चीन और पाकिस्तान, इनके प्रति हमेशा कठोर रुख बनाए रखना, नेपाल व मॉरिशस जैसे हिंदू देशों के साथ निकट संबंध बनाए रखना, है ना। नेपाल और मॉरिशस जैसे देश जो है उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। तो ये सभी इनका जो है क्या है? एक तरीके से इनका सिद्धांत और कार्यक्रम है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत और कार्यक्रम आप देख लिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा जो भी पीडीएफ नहीं लिए हैं तो। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, 2001 में, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या है प्रश्न आपका 2001 में। ठीक है, 2000 आपका 1 सेकेंड, चलिए, तो यहां पर देखिए साफ कर दिए, 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति के प्रमुख बिंदुओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है आपका, 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा, 2001 में भारत सरकार ने जो है महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला बिंदु है सकारात्मक आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि महिलाओं को अपनी क्षमता को पहचानने तथा उसका विकास करने
का अवसर मिले, यानी कि महिला अपने आप को जाने कि हम क्या है और वो अपना विकास खुद करे। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण में ये राष्ट्रीय नीति है, भारत सरकार के द्वारा 2001 में एक तरीके से लागू किया गया, घोषणा किया गया। महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व सांस्कृतिक, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, पुरुषों के समान, है ना, जो राजनीति में जिनका हैसियत है वो हैसियत महिला को हो, तो हर जगह मतलब महिला का बराबर हो, तथा वे अपने इन अधिकारों का उपयोग भी कर सके, है ना। जैसे क्या होता है, कहीं कहीं अगर पत्नी अगर कुछ बन भी जाती है, मुखिया बन गई या फिर मान लेते हैं कोई मेयर वगैरह बन गई, ठीक है, तो तब भी उनको चलना पड़ता है पति के ही कहने पर, है ना, पति जैसे बोलता है वो वैसे ही करती है। तो ऐसा ना हो, वोट देने जाती है तो पति बोलता है कि तुम इसको, इस छाप को वोट देना, तो महिला उसी को वोट देती है। तो ऐसा ना हो, मतलब कि तुम मनमर्जी करो, जैसे मान लेते हैं उनकी पत्नी का विचार शायद अलग हो, वो किसी और को सपोर्ट करे, है ना, वो शायद नेता बन के कुछ और करना चाहे, तो पति वगैरह यहाँ पर ना कहे। तो महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार भी हो और अधिकारों का वो उपयोग भी करे, किसी और का यहाँ पर ना सुने। ठीक है, ये सभी जो है महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी 2001 में भारत सरकार ने। ठीक है, महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा हो, उन्हें शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, ये सभी जो है घोषणा की गई थी। तो 2001 में जो है आपका, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी, ये 3 नीति थी गौ तक। ये घौ जो है, ये घौ नहीं होगा, ये आपका 13 नंबर का प्रश्न होगा। अभी देखिए आपको आप आंसर दिखाते हैं। तो ये तीनों नीति थी, हो सके तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, शुरुआत में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, बाद में तो ये गिजिर बिजिर हो जाता है। चलिए, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको समझ में आ गया। महिला अपना अधिकार का उपयोग सही से नहीं कर पाता है, तो उनका अधिकार हो, हर जगह उनके बराबर अधिकार हो, बस यही जो है महिला सशक्तिकरण में कहा गया। ठीक है, राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी 2001 में भारत सरकार के द्वारा। अब 13वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है उनके बारे में बताइए। संपूर्ण क्रांति का विवेचना करें, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, भाषण दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका है संपूर्ण क्रांति का यहाँ पर आंसर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका 13 नंबर का आंसर है, जो ये वाला लाइन है। ठीक है, तो अच्छा से देखिएगा। सबसे पहले आपको एक दो चीज बता देते हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, आप सबको डेट भी पता होगा, 1974 में छात्र आंदोलन किया था, है ना, और पहला छात्र आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, फिर बिहार में आया था, और गुजरात में फिर बिहार में आने के बाद इसी की वजह से जो इंदिरा गांधी है वो आपातकाल की घोषणा भी की थी। तो देखते हैं, देखिए, न्याय व्यवस्था को इस प्रकार सकुशल व कारगर बनाया जाए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, न्याय व्यवस्था को इस प्रकार सकुशल व कारगर बनाया जाए कि महिलाओं को सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध हो, है ना, यानी कि महिलाओं को जो है सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिले उनको। सन 1972 में जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, विधिवक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन लाने के मकसद से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, उनका मानना था कि भ्रष्ट कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हो सकता है, अतः उसे संवैधानिक या पारासंवैधानिक तरीकों से हटा दिया जाना चाहिए। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत का नवनिर्माण था। इसका पहला प्रयोग उन्होंने गुजरात में एवं दूसरा प्रयोग जो है वो कहाँ किया था, बिहार में। ठीक है, और इन दोनों ही राज्यों में जो आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, वहां पर छात्रों ने भाग लिया था। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर बहुत ही बड़ा असर डाला, गहरा असर डाला, एवं राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां के शामिल होने से इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंततः 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कब हुआ था, जून के महीने में 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हम भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पूछा गया था महिला सशक्तिकरण के बारे में। ठीक है, तो ये जो क पॉइंट है आपका, क पॉइंट, ये ख पॉइंट और ये ग पॉइंट, ठीक है, उनके बाद यहाँ देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो समझ में आए। ये जो ग पॉइंट है, यहाँ तक आपका महिला सशक्तिकरण का आंसर है। कहाँ तक, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, ठीक है, उपलब्ध हो, तो ये महिला सशक्तिकरण का है। बाकी जो 13वां नंबर का प्रश्न था आपका जयप्रकाश नारायण के बारे में, उसका आंसर यहाँ तक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सन 1972 से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपका 13वां नंबर का आंसर है। ठीक है, बाकी यहाँ से लेकर के जो है आपका ऊपर तक ये 12वां नंबर का आंसर है। तो आपको मैंने वैसे सारा बता दिया, आप खुद से भी थोड़ा वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। न्याय व्यवस्था को इस प्रकार सकुशल व कारगर बनाया जाए कि महिलाओं को सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध हो, यानी कि उनको इस प्रकार सकुशल व कारगर बनाया जाए कि वो जो सामाजिक न्याय मिलता है उनके साथ उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले। तो ये जो है आपका 12वां नंबर का आंसर है। ठीक है, उनके बाद जो 13वां नंबर का क्वेश्चन था आपका जयप्रकाश नारायण के बारे में, आंदोलन के बारे में, तो वो यहाँ से आपका शुरू होगा और यहाँ तक खत्म होगा। समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था
और यह कैसे अमेरिकी वर्चस्व को दिखाता है ना। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में आपको बताना है और इसमें अमेरिकी वर्चस्व जो है वो कैसा दिखता है इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताना है। देखते हैं हम लोग फटाफट आंसर। देखिए 11 सितंबर 2001 को इस्लामी कट्टरपंथियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पेंटागन पर आतंकवादी हमला कर उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था, है ना। आप सबको पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 9/11 हमला बोलते हैं, 9/11 हमला। तो 9/11 का हमला का मतलब क्या हो गया कि 11वां तारीख था और 9वां मतलब हो गया आपका 9 सितंबर, 9वां महीना मतलब सितंबर, तो 11वां तारीख सितंबर महीना, इसी को हम लोग बोलते हैं 9/11 हमला। ठीक है, तो 11 सितंबर 2001 को इस्लामी कट्टरपंथियों ने जो है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और कहां पर, पेंटागन पर एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला कर उसको पूरे तरीके से नुकसान कर दिया। इसके पीछे अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ था, है ना। और उस समय अफगानिस्तान में छुपा हुआ था जो तालिबान के नियंत्रण में थे, और उस वक्त में हमला करने के बाद कहां पर छुपा हुआ था, अफगानिस्तान में, जो कि तालिबान की अभी नियंत्रण में है ना, अभी भी नियंत्रण में है और उस वक्त में भी था। अतः अक्टूबर 2001 में अमेरिका व उसके कुछ सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके तालिबानी शासन का खात्मा कर दिया। खात्मा वैसे कर दिया लिखा है लेकिन हुआ तो नहीं। अभी तो तालिबान अमेरिका को भी भगा दिया, है ना, अमेरिका खुद छोड़ के भाग गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने यह आरोप लगाया कि ऐसी आतंकवादी शक्तियों को इराक की गुप्त सहायता मिल रही है जहां जनसंहारक शास्त्रों की भारी संख्या है। यानी कि अमेरिका के शासक जो थे, यानी कि वो डायरेक्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था बुश था, वो डायरेक्ट आरोप लगाया कि जो आतंकवादी शक्ति है उसको जो है इराक जो है वो सहायता देता है ना, इराक की गुप्त सहायता मिल रही है। इससे क्या होगा, जन हानि होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, शास्त्रों की भारी संख्या इनके पास है। इसको ध्यान में रखते हुए मार्च 2003 में, यहीं से आपका आंसर है, इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन के अधिनायकवादी शासन को मिटा दिया, जिसे हम लोग ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे कहानी वैसे तो बहुत बड़ा है, जैसे ओसामा बिन लादेन है तो ये पहले जो है अमेरिका के साथ दोस्ती था इनका, ठीक है, लेकिन अब पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, जिससे ओसामा बिन लादेन फिर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और पेंटागन पर एरोप्लेन को हाईजेक करके जो है उनको सीधा हमला कर दिया, है ना। तो ये हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। जब ये हमला हुआ तो अमेरिका ये मतलब कहा कि इराक जो है इन लोगों को पालता है, इन लोग जैसे आज पाकिस्तान बदनाम है आतंकवादी को रखने के लिए, बदनाम है क्या, रखा भी है इसलिए बदनाम है ना। तो वैसे ही जो है अमेरिकी ये उस वक्त में जो है अमेरिका भी इराक को इसी बात से बदनाम करता था कि नहीं तुम ही जो है ये सारा चीज को तुम ही देता है सहायता, ठीक है। तो वो क्या कर दिया, इसी बहाना को बनाते हुए 2003 में जो है अमेरिका इराक पर हमला कर दिया, जबकि ऐसा था नहीं, हमला कर दिया, ठीक है। और सद्दाम हुसैन को, उस वक्त में सद्दाम हुसैन के बारे में आप लोग जरूर सुनेंगे, तो सद्दाम हुसैन का जो भी शासन था इराक में उनको खत्म कर दिया, और इसी को कहा गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इसी का नाम दिया गया, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी है, आपको शॉर्ट में यहाँ पर है क्योंकि शॉर्ट में ही पूछा गया है। शॉर्ट का मतलब 12th क्लास में ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट है आपका, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या है। क्या भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी स्थान मिलना चाहिए। सुरक्षा परिषद अस्थायी स्थान का मतलब क्या हो गया, वही वीटो पावर। तो सबसे पहले आपको बताना है सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है और क्या भारत को अस्थायी सदस्य मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। उससे पहले वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है, आप देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो को जितना भी सब्जेक्टिव को बनाते हैं वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, तभी हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे, ठीक है। 7 बजे आपकी जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री के महामैराथन क्लास है, उनमें आपको जुड़ना है। 9 बजे भी आपकी क्लास है, ठीक है। इन सभी क्लास में आपको जुड़ना है। और 6 बजे सुबह भी एक क्लास हो गई हिंदी की, उसमें भी उसको भी आप देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना सुरक्षा परिषद का ये प्रमुख कार्य है कि पूरी दुनिया में क्या हो, शांति हो और सुरक्षा हो, है ना, यह स्थापित करना सुरक्षा परिषद का पहला काम। दूसरा काम है अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जांच करना, उसके निराकरण के शांतिपूर्ण समाधान के उपाय खोजना। तीसरा है युद्धबंदी के लिए आर्थिक सहायता को रोकना और सैन्य शक्ति का प्रयोग करना। महासचिव का चयन करना जिसे महासभा नियुक्त करेगी। युद्ध रोकने हेतु सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही करना। तो ये सभी जो है सुरक्षा परिषद के क्या है, प्रमुख कार्य है। ध्यान से आप लोग आंसर को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ ले लीजिएगा, नंबर हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। अगला
जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, जब 1947 संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? 1945 में, ठीक है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में, उसमें टोटल 51 सदस्य थे। याद रखना कितने सदस्य थे? 51। अब उनकी संख्या अभी 192 हो गई है, अभी तो और ज्यादा हो गई है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार 192 हो गई है। अतः सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए, अतः सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। 1945 में इसमें 11 सदस्य थे, 1965 में यह संख्या 15 हो गई। अब संख्या बढ़नी भी चाहिए, ठीक है, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राजील एवं भारत जैसे राष्ट्रों को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत के दावे के पक्ष में 3 प्रमुख बातें हैं, यानी कि कहने का मतलब है, जैसे पहले क्या था? 11 सदस्य था, है ना, वीटो पावर 5 था और 6 आपका था अस्थायी, जिनके पास वीटो पावर नहीं था। लेकिन अभी क्या है? 5 वीटो पावर है और 10 आपका वीटो पावर नहीं, यानी कि 5 को अस्थायी सदस्य बोलते हैं और 10 को हम लोग अस्थायी सदस्य बोलते हैं। तो सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितना है? 15 है। तो जब अगर अस्थायी बढ़ सकता है 6 से, अगर ये 10 हो गया, तो इसको भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो इनके दावेदार कौन कौन है? जर्मनी भी चाहता है, जापान भी चाहता है, ब्राजील भी चाहता है और भारत तो चाहता ही है अस्थायी सदस्य बनना, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि भारत के दावे के पक्ष में 3 प्रमुख बात आते हैं। सबसे पहले, भारत जो है वो विश्व का विशाल लोकतंत्र है ना, हम लोग का लोकतंत्र जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 में है, तो इससे हम लोगों को वहां पर सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा, भारत सबसे बड़ा विकासशील देश है, तो इससे भी हम लोगों को सदस्यता मिलना चाहिए। तीसरा, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा एवं प्रणेता रहा है, और गुटनिरपेक्ष जो है वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को शांति करने के लिए, शांति कायम करने के लिए काम किया, और इसका अगुवा कौन है? भारत है। तो इन तीनों के आधार पर हम लोगों को जो है यहाँ पर सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है दिल से, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर देंगे। और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आपको 3 वीडियो पहले भी करा चुके हैं, उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अपने माँ बाप का नाम, पूरे परिवार का नाम रोशन कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको नंबर दे चुके हैं, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है सिर्फ, ठीक है, और पीडीएफ को जल्द से जल्द प्राप्त करना है। और आपके लिए गूगल क्रोम ब्राउजर पर वेबसाइट भी बनाया गया है जिनका नाम है तनु क्लासेस। सिंपली आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पर, है ना, और वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है और इस प्रकार का वेबसाइट आपको मिलेगा। इससे आपको कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है और चांद लगाना है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए डियर, ऐसे ही मेहनत करिए, बहुत कम समय है, इस समय आपकी बहुत कीमती है, तो प्लीज अच्छे से मेहनत करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छी आएगी, आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। इसी के लिए हम आपके लिए दुआ करते हैं, कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।